तो कल तू कॉलेज आ रही है न? हाँ, मायरा ने कहा। ठीक है, कल कॉलेज में बात होती है। चल बाय, कहकर मैंने कॉल कट कर दी। मेरा नाम समर है। मैंने हाल ही में अपनी उम्र के 21वें साल में कदम रखा। ढेर सारी उमंगें, ढेर सारी उम्मीदों के साथ। ये उम्र होती ही ऐसी है। लगता है पूरी दुनिया रंगीन है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। अपने घर की इकलौती लड़की हूँ। भाई कोई नहीं है और पापा का इंतकाल हुए जमाना बीत गए। पापा रेलवे में थे। उनकी पेंशन से ही घर चलता है। मेरी माँ खुद पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन पढ़ाई की अहमियत उनकी रग-रग में थी। इसीलिए लाख परेशानियां होते हुए भी उन्होंने मेरी पढ़ाई पर कभी आंच नहीं आने दी। अगले दिन मैं कॉलेज तभी मायरा की कॉल आई। कॉल पर वो दूसरी तरफ जारो कतार रो रही थी। मैं समझ गई कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी पूछने लगी, क्या हुआ मायरा? उसने रोते रोते बताया कि पापा नहीं रहे। मेरी भी आंखों से आंसू टपकने लगे। यतीम होना क्या होता है, मैं अच्छे से जानती थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कैसे? मायरा ने बताया, पापा को अटैक आया था फज्र में। तभी हॉस्पिटल लेकर आए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। ये बताकर मायरा ने कॉल काट दी। मैं कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल गए। मायरा को हिम्मत बंधाई। थोड़ी देर बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद डॉक्टर्स ने अंकल की बॉडी हमें सौंप दी। मायरा के भाई ने कहा, तुम मायरा को लेकर घर पहुंचो, हमारे हैं। रास्ते में मैंने अम्मी को कॉल करके बता दिया कि मायरा के अब्बू नहीं रहे। अम्मी भी मायरा के घर पहुंच गई। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। अब पूरे घर में सिर्फ औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसे में खुद को संभालते हुए सब की आओ भगत में लग गए। 4 घंटे यूं ही बीत गए। मायरा के भाई ने आवाज़ देकर बुलाया और कहा, आगरा से कुछ मेहमान आए हैं, जरा उन्हें पानी वगैरह पिला। जब मैं पानी की ट्रे लेकर रूम में पहुंची तो वहां एक अधेड़ उम्र की औरत और एक खूबसूरत नौजवान कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। मैंने सलाम करा और उस लड़के से कहा, आप बैग उधर रख दीजिए और पानी पी लीजिए। उसने एक भरपूर नज़र मुझ पर डाली और बैग कोने में रख कर सोफे पर बैठ गया। उसका गोरा चेहरा गर्मी और थकान से लाल हुआ पड़ा था। पानी देते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा। मुझे तो मानो जैसे करंट लग गया हो। मैं झेंपती हुई जल्दी से बाहर निकल गई और दूसरे कामों में मशगूल हो गई। अचानक से किसी ने मुझे आवाज़ दी, एक्सक्यूज मी, ये बाथरूम किधर है? ये वही लड़का था। मैंने उसे बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो रहा। नहाने के बाद भी उसे जो पूछना होता मुझसे ही पूछता रहा। थोड़ी ही देर में अंकल की मैयत को गुस्ल देकर उन्हें ले जाया गया। अब रोने की आवाज़ें और तेज हो गई। मायरा मुझसे गले लिपट कर रोती रही और मैं उसे छुपाने के साथ साथ खुद भी रोए जा रही। आखिरकार जिसे जाना है वो जाकर ही रहेगा। अंकल को सब लोग दफना कर आ गए। सब लोगों को खाना खिलाकर मैं भी वापस आ गई। थक तो चुकी ही थी। सीधे रूम जाकर फ्रेश हुई और बिस्तर पकड़ लिया। लेटे हुए उस लड़के का चेहरा बार बार सामने आने लगा। मासूम चेहरा, सवाली आंखें, रौबदार आवाज़। सोचते सोचते मैंने खुद को झिड़का और मायरा के बारे में सोचते हुए सो गए। सुबह होते ही मैं फिर मायरा के घर चली गई। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। जो दूर के चुनिंदा थे सिर्फ वही रह गए थे। उनमें वो भी था। मैंने मायरा से पूछा, ये कौन है? मायरा ने बताया, ये हमारी चाची का लड़का फैज है और वो जो इसके साथ है वो चाची है, पर इसे पहले तो नहीं देखा कभी। मैंने कहा। इस पर मायरा ने बताया, ये 10 साल बाद आया है यहाँ। लेकिन तू इतना सब क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सारा दिन उसकी छुरी जैसी नजरें मुझ पर चलती रही। जब हमारी नज़र टकराती तो वो हल्का सा मुस्कुरा देता। शाम को मैं मायरा की छत पर चली गई। पीछे से फैज भी पहुंच गया। कुछ देर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, आप सुबह से काम में लगी हुई है, थकी तो नहीं? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, मैं औरों की तरह नहीं जो बस सारा दिन बैठ के औरों को देखती रहूं। मेरी इस बात पर वो हंसा और कहने लगा, अरे वाह, अलीगढ़ की लड़कियां तो बड़ी हाजिर जवाब है।
हमने देखा था फ़कत शौक ए नज़र की खातिर। ये न सोचा था कि तुम दिल में उतर जाओगी। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। मैं झेंपती हुई नीचे मायरा के पास चली गई। अगले दिन सुबह वो आगरा जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा तो आप जा रहे हैं? उसने उदासी से मेरी तरफ देखा और कहा, फिर हल्के से मेरे कान के पास मुँह करके बोला, मैंने फ्लावर पॉट में तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। मैं सवाली आंखों से उसकी तरफ देखती रही और उसने बैग टांगा और अपनी माँ को लेकर चला गया। मैं जल्दी से उसके कमरे में गई और फ्लावर पॉट में हाथ डाला। वहाँ एक पेपर पर उसका शून्य लिखा हुआ था और नीचे लिखा था, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भीड़ भाड़ में मौका नहीं मिला। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैंने वो पर्ची हाथ में छुपा ली और घर ले गए। इस बात को 10 दिन बीत गए। मैंने कोई कॉल नहीं की। 12वें दिन मैंने मायरा को पूरी बात बताई और वो पर्ची दिखाई। मायरा ने कहा, यार मैं फैज को ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जानती, पर जितने दिन वो यहाँ रहा बहुत तमीज़ के साथ रहा, सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा था। इस पर मैंने कहा, हाँ यार लड़का तो अच्छा लगा, मिजाज का छिछोरा नहीं था। तो फिर मैं कॉल करूँ? मैंने मायरा से पूछा। मायरा ने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैंने शून्य मिलाया। दूसरी ही रिंग में उसने कॉल रिसीव कर ली। एलो, कौन? उधर से आवाज आई। जी मैं समर। मैंने कहा, अरे यार समर, तुम्हारी कॉल का कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। पता भी है, मोबाइल को दिन रात सीने से लगाए घूम रहा हूँ। चार्जिंग में भी लगाता हूँ तो मोबाइल के पास बैठा रहता हूँ। वो एक सांस में बोलता ही गया। मैंने पूछा, आपको क्या जरूरी बात करनी थी? दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हो गया। फिर वो कहने लगा, समर तुम बहुत मेहनती लड़की हो, बहुत सादी और मासूम भी। तुम जब घर में लहराती जुल्फे लिए काम करती दुनिया से बेखबर घूमती थी, तब मैं बस तुम्हें ही देखा करता था। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान पर तुम्हारी आंखों का खालीपन भारी था। तुमने कहा था कि और लोग बैठ के तकते रहते हैं। मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ता रहता था। वैसे मेरे लिए ये सब कहना इतना आसान नहीं है, पर अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। देखो समर, मैंने हमेशा से ही ऐसी लड़की की चाहत की है जो मेरे घर को संभाल सके। मुझे फैशनेबल लड़कियां नहीं पसंद। मुझे जिस तरह की लड़की पसंद है, तुम बिल्कुल वैसी ही, सादा मिजा। समा, ममा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हाँ, ये निकाह जल्दबाजी का फैसला नहीं होता। तुम जितना चाहे वक्त ले सकती। ये जिंदगी भर का मुआमला है। तुम्हारी हाँ और न दोनों में मेरी रजा होगी। बाकी रिलेशनशिप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं चुप अपनी आंखें बड़ी करके उसकी सुनती रही और मायरा कंफ्यूज होकर मुझसे पूछ रही, क्या हुआ? मैंने कॉल कट करी और मायरा से कहा, यार ये तो प्रपोज कर रहा है, वो भी निकाह के लिए। मायरा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, कम से कम गर्लफ्रेंड बनाने को तो नहीं बोल रहा। मायरा मुझे आधे घंटे समझाती रही। बता, उसने तुझसे कोई गलत बात की इन 3 दिन में? या तूने उसे मोबाइल पर चैटिंग या कॉलिंग करते देखा किसी से? नहीं। इसका क्या मतलब है कि लड़का सिंगल है और सही है। और जाहिर सी बात है, तू भी इतनी क्यूट और सिंपल है, तुझसे कौन निकाह नहीं करना चाहेगा। मैं अपनी ख्याली शक्ल लिए मायरा के घर से निकल गए। ये कह कर के मुझे सोचने दे। प्रपोजल तो मुझे इससे पहले भी काफ़ी मिले, पर किसी ने यूं मेरे चेहरे को पढ़ा नहीं था, किसी ने यूं मेरे अंदर झांका नहीं था। मैं अंदर से टूटी हुई थी और मुझे माँ के सिवा प्यार किसी से मिला नहीं था। शायद यही वो है जो मेरे अकेलेपन को दूर करेगा, शायद यही मेरा राजकुमार बनेगा। यही सब सोचते हुए मेरे दिल में म्यूजिक बजने लगा। मैं उठी और बहुत देर तक खुद को शीशे में निहारती रही। क्या वाकई मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि फैज ने पहली बार में ही निकाह की पेशकश रख दी? फिर दिल से आवाज आई, और नहीं तो क्या। खैर, ख्याली पुलाव पकाते पकाते जब काफ़ी देर बीत गई तो अम्मी ने आवाज़ देकर मेरा पुलाव खराब कर और कहा, आज कमरे में ही घुसी रहेगी क्या? जब कॉलेज नहीं गई तो काम में थोड़ा हाथ बंटा दे। मैं खुद पर हंसती हुई अम्मी के पास किचन में चली गई। अगले दिन मैंने फैज को कॉल की। उसने कॉल उठाते ही खुशनुमा अंदाज में कहा, कैसी हो समर? मैंने कहा, अच्छी हूँ। उसने कहा, जवाब का क्या हुआ?
मैंने कहा मैं पहले तुम्हें परख जान लूँ, फिर कुछ फैसला करूंगी। इस पर फैज ने कहा, जितना चाहे वक्त ले लीजिए मोहतरमा, पर जवाब हाँ में होना चाहिए, नहीं तो आपकी अम्मी से हम आपको चुरा ले जाएंगे। और फिर जोर से हंस दिया। धीरे धीरे हमारी रोज बात होने लगी। अब प्रपोजल के हाँ या न कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि दोनों तरफ से इजहार है। रात को सोने से पहले रोज हम 2 से 3 घंटे बात करते। जब मैं फैज से बात करती तो दुनिया को भूल जाती। वो बड़ी प्यारी शख्सियत, प्यारी प्यारी बातें करता। एक बार उसने रात को बात करते वक्त कहा, यार समर मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा दिल तो मेरा भी है, पर कैसे? उसने कहा मैं परसों अलीगढ़ आ जाता हूँ, तुम कॉलेज का बहाना करके निकल जाना, फिर वही किसी रेस्तरां में मिल लेंगे। मैंने कहा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो आ ही जाऊंगी अगर तुम आ गए तो। इस पर फैज ने कहा बेफिक्र मेरी जा, समझो मंडे में पक्का आ रहा हूं मैं। आखिरकार मंडे सुबह ही वो ट्रेन से अलीगढ़ आ गए। 10 बजे वो मेरे कॉलेज पहुंच गया। ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स में वो कमाल लग रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर ऐसे खुशी आ गई जैसे प्यासे को सेहर मिल गया। हम दोनों कुछ देर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने ही खामोशी का सिलसिला तोड़ा। कहीं घूमने चले मैडम, या यही खड़ा रखेंगी सारा दिन? मैंने कहा चलो। ऑटो को इशारे से रोका और कहा भैया है हैंगआउट ले चलो। हैंगआउट में कुछ कपल बैठे हुए थे। एक लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। हमने एक कॉर्नर का काउच लिया और बैठ गए। हल्की आवाज में म्यूजिक बज रहा था। हम शायद AR रहमान का गाना था। ऐसे देख जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। फैज की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो बस देखे जा रहा था। इस बार खामोशी का सिलसिला मैंने तोड़ और पूछा घर सब ठीक? उसने हाँ में सर हिलाया और कहा आंखें बंद करो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा बंद तो करो। मैं समझ गई ये शायद गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन अनजान बनकर आंखें बंद कर ली। उसने पूछा क्या मैं हाथ पकड़ सकता हूँ तुम्हारा? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और जेब से चांदी की पायलें निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। पतली पतली स्टाइलिश पायलें। उसकी पसंद भी उसी की तरह खूबसूरत थी। अब आंख बंद कराने की बारी मेरी थी। मैंने उसको पर्स और टाई दी। हम लोग 2 घंटे साथ में बैठे रहे, पर उसने मुझे टच करने की भी कोशिश नहीं की। अब चलने का वक्त हो गए। फैज ने बिल पे करा और हम जीने से नीचे उतरने लगे। फैज आगे था और मैं पीछे। फैज अचानक रुक गया। मैंने आगे बढ़कर देखा तो एक कपल जीने में किस कर रहा था। मैंने शरारत भरी नज़र से फैज की तरफ देखा तो उसने शर्माकर नजरें झुका ली। हैंग आउट से मैं घर आ गए और फैज आगरा के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचते ही मैंने मायरा को कॉल की और बताया यार लड़का बहुत बहुत अच्छा है। मायरा ने पूछा क्यों भई? मैंने मायरा को पूरी बात बताई कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी उसने मुझे बिना वजह टच तक नहीं करा, और जीने में एक लड़का लड़की किस कर रहे थे। वहां मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा तो वो शर्मा गया। हाय मेरी जान मायरा, मैं क्या बताऊँ शर्माते हुए वो कितना क्यूट लग रहा था। इस पर मायरा भी हंसी और बोली आखिर भाई किसका है? खैर फैज ने घर पहुंचते ही कॉल की और अपनी सलामती की खबर दी। फैज से मिलने के बाद से अब हमारा प्यार उफान चढ़ने लगा था। रोजाना हम रात को कॉल पर घंटों बतियाते रहते। यूं ही 3 महीने बीत गए। मैंने फैज से कहा यार मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। फैज ने कहा यार मैं अब किसी रेस्तरां में नहीं मिलूंगा। मैंने कहा क्यों? फैज ने कहा क्योंकि यार वहाँ सब घूर घूर के देखते हैं और जीनों में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इस पर मैंने हंसकर कहा तो जनाब कहाँ मिलेंगे आप? फैज ने कहा होटल में रूम बुक कर लेंगे एक, वहीं मिलेंगे। मैंने पहले कुछ देर सोचा फिर हाँ कह दिया, क्योंकि फैज बहुत शर्मीला और अच्छा लड़का था और उसके साथ रूम पर जाने में कोई खतरा नहीं था। जो बंदा हाथ तक नहीं पकड़ सकता खुद से वो और कुछ क्या करेगा। खैर अगले दिन ही फैज बैग लेकर आ गया। मैंने पूछा आज बैग कैसे? फैज ने कहा हम टूरिस्ट बनकर होटल में चेक इन करेंगे, झूठ मूठ के हबी और वाइफ बनकर। मैंने कहा ओहो, झूठ मूठ के क्यों? मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ।
उसने कहा हाँ बट अभी तो निकाह नहीं हुआ न। तो झूठ मूठ के ही सही। मैंने कहा चलो ठीक है। रूम में जाने के बाद मैं बेड पर बैठ के फैज ने बैग कोने में फेंका और मेरी गोद में सर रख कर लेट गया। मैं उसके बालों में उंगलियां फहराने लगी और वो आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस करने लगा। 5 मिनट बाद वो उठा, मुझे बेड से उतारा, अपनी जेब से एक रिंग निकाली और घुटने पर बैठ गया और फिल्मी स्टाइल में मुझसे कहने लगा, समर मैं तुम्हें बहुत चाहता, हर वक्त तुम्हें ही सोचता हूँ। आई लव यू समर, आई लव यू सो 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 मच। मैं चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए उसे देखती रही, फिर हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने मेरी उंगली में रिंग पहनाई और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। उसकी सांसें की सरसराहट न थी। फैज हमें 3 घंटे हो गए, अम्मी फिक्र कर रही होंगी। मैंने फैज को असली दुनिया में लाते हुए कहा। उसने शर्ट उठाते हुए कहा हाँ अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हमने रूम से चेक आउट करा। फैज ने मुझे रोड पर हग करा और कहा अच्छा जाता हूँ। मैंने कहा जाता नहीं जाके आता हूँ। उसने कहा हाँ हाँ वही मेरी जान। मैं घर आ गई लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी फैज की कोई कॉल न आए। मैंने कॉल की और पूछा खैरियत से पहुँच गए फैज। उसने कहा हाँ, थक गया हूँ थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई नहीं बेबी आप आराम करो। मेरी दीवानगी इस सब के बाद फैज के लिए और बढ़ गई। लेकिन फैज अब कॉल पर बहुत कम बात करता। अक्सर कहता कि मैं बिजी हूँ। मैं घंटों उसके फ्री होने का इंतज़ार करती। मेरी हालत उसके इंतज़ार में बिन पानी की मछली जैसी हो जाती। पर वो कॉल बैक नहीं करता। आखिर में मैं ही फिर कॉल करती और अपनी नाराज़गी का इजहार करती। बदले है उनके अंदाज कुछ इस अंदाज से। अब बड़े अंदाज से वो हमें नज़रअंदाज करते हैं। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। दिन में 3/4 घंटे बात करने वाला फैज अब 3/4 मिनट बात करना पसंद नहीं करता था। मैंने गुस्से में उससे लड़ाई कर ली और कहा आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या मेरे साथ सोते ही मेरी वैल्यू खत्म हो गई है तुम्हारी नज़रों में? शायद यैज भी मेरे गुस्से के इंतज़ार में था। उसने कहा तेरी वैल्यू थी ही कब मेरी नज़रों में। मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी जिंदगी से दूर चली जा। मेरा खून खोलने लगा और मैंने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तुमने सारे मज़े ले लिए तो चाहते हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फैज ने कहा क्या सारे मज़े मैंने ही लिए? तुमने मुझसे मज़े नहीं लिए। क्या मैंने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? क्या वो सब बिना तुम्हारी मर्जी के हुआ? जो मुझे चाहिए था वो तुमने मुझे दिया, तो क्या मैंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुमको चाहिए था? बस तो हिसाब बराबर। इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? ये मॉडर्न एरा है। मैंने कहा मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुम भी तो करते थे। वो कस्में, वो फिक्रे, वो निकाह के वादे, क्या हुए वो सब? क्या वो सब झूठ था? फैज ने कहा वो वक्त की जरूरत था। मैंने पहले तुम्हारा दिल खुश करा, फिर तुमने मेरा दिल खुश करा। देखो न तो तुम पहली हो और न आखिरी। तुमसे पहले बहुत आई और तुम्हारे बाद भी बहुतों को आना है। सो मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उसका धोखा देना और मेरा धोखा खा जाना, हाँ ये भी मोहब्बत थी मेरी। फैज का एक एक लफ्ज मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल कर मेरे दिमाग की नसों को फाड़ रहा था। कॉल कट चुकी थी। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ी जारो कतार रो रही और खुद की किस्मत को कोस रही थी। किन किन राफातों के दिए वास्ते उसको न याद आई पुरानी मोहब्बतें। रोते रोते 2 घंटे बीत गए। मैंने फिर फैज को कॉल की। उसने कहा अब क्या है? समझ नहीं आता है तुझे एक बार में। मैंने कहा तुम अगर मुझसे निकाह नहीं करोगे तो मैं तुम पर बलात्कार का केस कर दूंगी और फिर तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे और बदनामी अलग होगी। इस पर फैज हंसा और कहने लगा अच्छा तो तुम केस फाइल करोगी, उसके बाद उस केस की सुनवाई होगी। तुम्हें पता है वकील तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछेगा। और मैं हिचकियों से रोने लगी।
फैज ने कहा, जिन लड़कियों के बाप भाई थे वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकी। तू यतीम है, कहाँ तक कोर्ट कचहरी करेगी। जो हुआ उसे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जा, नहीं तो तेरी इतनी बदनामी करूंगा कि कोई और तुझसे शादी के बारे में सोचेगा भी न। ये कहकर उसने फिर कॉल काट दी। कौन किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं। पूरी रात मुझ पर पहाड़ जैसी गुजरी। सुबह अम्मी ने आकर उठाया और देखा तो मेरी आंखें लाल पड़ीच। अम्मी ने कहा, क्या हुआ मेरे लाल। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बुखार था, अब ठीक हूँ। अम्मी ने नाश्ता कमरे में ही कराकर दवाई खिला दी और प्यार से लिटा कर सर दबाने लगी। मैं सोच में गुम हो गई, मेरी माँ ने इतनी परेशानियों के बावजूद मुझे कितने नाजों से पाला, कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, पूरी आज़ादी दी, भरोसा करा। मैंने उनका भरोसा तोड़ा, उन्हें ये सब पता लगा तो कितनी ठेस पहुंचेगी उनके दिल को। मैंने गोदी से सर उठाते हुए कहा, अम्मी मैं मायरा के पास जा रही, मुझे कॉलेज के लिए फाइल बनानी है। काफ़ी मना करने के बाद अम्मी मान गए। मैंने मायरा से जाकर कहा, तेरी दोस्त बर्बाद हो गई मायरा, तेरा भाई कमीना निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मायरा ने बमुश्किल मुझे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ। मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो भी शॉक्ड हो गई और कहने लगी, फैज ऐसा तो न था, और तू उसके साथ रूम पर गई और ये सब काम करा और तू आज बता रही है मुझे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहक गई थी मायरा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस दलदल से निकाल दे मायरा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तू पागल तो नहीं हो गई है, मायरा ने कहा, तेरे बाद तेरी अम्मी का क्या होगा जो सिर्फ तेरी ही वजह से जिंदा है। तू सब्र रख, कुछ न कुछ हल जरूर निकल आएगा। मैंने मायरा से कहा, फैज ने मुझे बताया था इसके खालू सरपंच है और आगरा में 4/5 मोहल्लों के फैसले वही करते हैं, उनसे बात करे। मायरा ने कहा, हाँ उनका नशूने मेरे पास है, तू उनसे बात करके दे। मैंने कॉल मिला दी। उधर से किसी लड़के ने कॉल रिसीव करी। मैंने हेलो सुनते ही कहना शुरू करा, आपके भांजे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं सबको बंद करवा दूंगी, नहीं तो मेरा इंसाफ कर दो आप। उस लड़के ने कहा, आप कौन बोल रही है और किस से बात करनी है। मैंने कहा, हाजी जहीर से बात करनी है। उस लड़के ने कहा, और ये जिंदगी बर्बाद करने वाली बात किसकी कर रही है आप। मैंने कहा, फैज की। उस लड़के ने कहा, पापा अभी नहा रहे हैं, अगर तुम्हें वाची शिकायत करनी है तो जरा तमीज से पेश आना उनसे, और उन्हें ये धमकी वगैरह मत देना, नहीं तो बात सुनने से पहले ही फ़ोन कट जाएगा। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। 5 मिनट बाद उधर से कॉल आए। इस बार कोई आंटी बोल रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, तू मुझे बता। मैंने कहा, अंकल से बात कराए आप। आंटी ने कहा, वो यही बैठे हैं, तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैंने जब उन्हें शुरू से लेकर पूरी बात बता दी तो उन्होंने कहा, अभी इंतज़ार करो, और कॉल कट कर दी। 15 मिनट के बाद फिर उधर से कॉल आई। इस बार आवाज़ भारी और रुआबदार थी। उन्होंने कहा, लड़की जो इल्ज़ाम तू फैज पर लगा रही है, क्या तेरे पास कोई सबूत है इसका। मैंने कहा, उसका सबूत नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे और फैज के बहुत सारे फ़ोटोज मेरे पास है, और अब वो मुझसे शादी को मना कर रहा है। अंकल ने कहा, बकौल तेरे वो इतना गंदा लड़का है, फिर भी उससे शादी क्यों करना चाहती है। मैंने कहा, जैसे उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं अब उसके हाथों किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, घर जाकर अपनी माँ से कह दे कि तेरी शादी की तैयारी करें, फैज का तो बाप भी शादी करेगा। अंकल ने फैज के पापा को और फैज को बुलाया और फैज से कहा, समर की कॉल आई थी, तुमने जो उसके साथ करा वो शर्मनाक है। बेटी अपनी हो या पराई, मर्दों की जिम्मेदारी है उनकी आबरू की हिफाजत करें। तुमने उसके साथ ये सब क्यों करा। फैज ने कहा, खालू साहब वो लड़की झूठी और बदचलन है, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं ताया की मौत के बाद। इस पर अंकल ने कहा, उसके पास तुम्हारे और उसके फोटोज है,
इसके आगे अब कोई झूठ न बोलना मेरे सामने। वो कुछ देर रुके, फिर कहने लगे, जवानी में गलतियां हो जाती है, लेकिन इस गलती की मासी नहीं। या तो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, या फिर खानदान से तुम्हारा बॉयकॉट कर दिया जाएगा। और ये मत सोचना वो यतीम है, अब उसे हमने गोद ले लिया है। शादी के बाद भी वो हमारी बेटी बन के तुम्हारे घर रहेगी। उसे किसी भी तरह से डराने धमकाने की कोशिश मत करना। फैज ने गर्दन झुकाकर कहा, जैसा आप बेहतर समझे खालू साहब। अंकल ने फैज के पापा से कहा, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। अंकल ने चुपचाप फैज का रिश्ता मायरा की अम्मी के हाथ मेरे घर भेज दिया और कहलवाया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये शादी आप जल्द से जल्द करा दें। अम्मी ने मेरी रजा